हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, हमारा पेट निम्नलिखित में से किस अम्ल का उत्पादन करता है जो पाचन प्रक्रिया में सहायक होता है ना। हमारा पेट इनमें से किस अम्ल का उत्पादन करता है जो पाचन क्रिया में सहायक होता है। अब ए ऑप्शन यहां पे है नाइट्रिक अम्ल, सी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी है परक्लोरिक अम्ल और डी है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, तो देखो यहां पे हमारा डी ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन भी नहीं होगा, ठीक है, और ए ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो मानव का पाचन तंत्र आहार नाल एवं इससे जुड़ी ग्रंथियों से निर्मित होता है। आहार नाल मुख्यतः मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, छोटी आंत एवं बड़ी आंत की संयुक्त संरचना होता है, जबकि यकृत और अग्नाशय आहार नाल से जुड़ी पाचन ग्रंथियां, पाचन ग्रंथियां होती है। ठीक है, और एक पॉइंट और लिख लो, मनुष्य के पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्सर्जित होती है। उत्सर्जित होता है। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और यहां से भी अगर आपको क्वेश्चन पूछे तो यहां से भी आपको ध्यान में रखना है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? ठीक है, ये क्वेश्चन अभी हमने सोल्व किया था, तो पता चल गया होगा कि इसमें हमारा कौन सा सही होगा। तो देखो हमारा बोरिक एसिड नहीं होगा, सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड भी हमारा नहीं होगा भाई, एसिटिक एसिड भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी हमारा कौन सा होगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भाई, पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड
प्रयोग किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, पाचन तंत्र के चरणों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? पाचन तंत्र के चरणों का यानी इनमें से कौन सा अनुक्रम सही है? तो अनुक्रम देखना है तो सबसे पहले देखो, भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया पांच अवस्थाओं में गुजरती है। ठीक है, अब देखो संपूर्ण प्रक्रिया 5 अवस्थाओं में गुजरती है। अब देखो भाई पहली कौन सी होती है? अंतःग्रहण। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा पाचन। चलो, तीसरा अवशोषण। अवशोषण। चौथा स्वांगीकरण। और पांचवा मल परित्याग। ये हो गए आपके 5। चलो ठीक है, ये हमने यहां पे देख लिया है, लेकिन अब ये देखना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब देखो ए ऑप्शन है उत्सर्जन, अंतःग्रहण, अवशोषण और पाचन। तो बताओ हमारा ए ऑप्शन होगा क्या? नहीं होगा। बी ऑप्शन को देखते हैं, अवशोषण, उत्सर्जन, पाचन, अंतःग्रहण, तो यह भी हमारा नहीं होगा। सी ऑप्शन को देखते हैं, अंतःग्रहण, अवशोषण, उत्सर्जन, पाचन, तो यह भी हमारा नहीं होगा। ठीक है, अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण और उत्सर्जन, बिल्कुल हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा होगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, पाचन तंत्र के इनमें से किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के समरूप होती है? अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के समरूप होती है भाई। पाचन तंत्र के इनमें से किस अंग की आकृति? तो बताओ भाई, मुंह, आंत, आमाशय, यकृत। यकृत नहीं होगा, आमाशय सही हो जाएगा भाई इसका ना। मुंह भी नहीं होगा और आंत भी नहीं होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आमाशय की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के समरूप होती है। यह भोजन नली तथा छोटी आंत के बीच स्थित होता है। ठीक है, और यहां भोजन रस के साथ मतता है, जिसे कायम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कायम कहते हैं। ठीक है भाई, कौन सा होगा? बी ऑप्शन। चलो अगला करते हैं। अगला देखो, मानव शरीर में वसा का पाचन मुख्यतः किसमें होता है? मानव शरीर में वसा का पाचन मुख्यतः किसमें होता है? तो बताओ भाई, गुर्दे में होता है तो गुर्दे में नहीं होता है, छोटी आंत में सही होगा, फेफड़ों में नहीं होगा, बड़ी आंत में नहीं होगा भाई, छोटी आंत में होगा। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वसा का पाचन छोटी आंत में होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। चलो अगला करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, मानव के आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? मानव के आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है भाई। ठीक है, तो हमारा
लैक्टिक अम्ल नहीं होगा, साइट्रिक अम्ल नहीं होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बिल्कुल सही होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल हमारा नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा? हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो अमाशय मानव शरीर के ग्रास नली और ग्रहणी के बीच स्थित होता है। इसे ऑक्सिनटिक कोशिका से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है तथा एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? तो बताओ भाई यहां पे हमारा कौन सा सही होगा? माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ट्रिप्सिन। सी ऑप्शन होगा भाई, कौन सा होगा? सी ऑप्शन। ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। कौन सा होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ट्रिप्सिन हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, देखो अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है। इससे अग्नाशय रस निकलता है जो पाचन क्रिया के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, अग्नाशय रस में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के पाए जाते हैं। चलो मैं आपको यहां नोट करवा देता हूं। ठीक है, देखो अग्नाशय या अग्नाशयी रस में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कितने प्रकार के भाई? 3 प्रकार के पाए जाते हैं। चलो भाई पहला देखते हैं। पहला है ट्रिप्सिन। चलो इसको देखो, यह है प्रोटीन एवं पेप्टेन को ना पेप्टोन को पॉलीपेप्टा पॉलीपेप्टाइड्स तथा अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। परिवर्तित करता है। चलो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा है दूसरा है एमाइलेज। चलो इसको भी देख लेते हैं। यह है मांड को घुलनशील शर्करा यानी शुगर में परिवर्तित करता है। परिवर्तित करता है। तीसरा देखो साहब, एक सेकंड। तीसरा है
लाइपेज, यह है एमिलिसफाइडिक, वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एड्स में परिवर्तित करता है, परिवर्तित करता है। ठीक है भाई, कितने प्रकार से देखे थे? 3 प्रकार से। तीनों प्रकार मैंने आपको यहाँ भी बता दिया है। ठीक है, अगर यहां से भी अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ध्यान में रखना है, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत है? यानी किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत है? तो बताओ भाई, इसमें ए ऑप्शन है लोमड़ी, यहां है कुत्ता, बाघ या फिर खरगोश। तो लोमड़ी नहीं होगी भाई, कुत्ता भी नहीं होगा, बाघ भी नहीं होगा, कौन सा होगा? खरगोश। यानी डी ऑप्शन हमारे सही हो जाएगा भाई, है ना? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो, लोमड़ी, बाघ, कुत्ता एवं खरगोश, सॉरी खरगोश है ना, खरगोश में खरगोश की आंत अपेक्षाकृत अधिक लंबी होती है, अपेक्षाकृत अधिक लंबी होती है। शाकाहारी, शाकाहारी पशुओं की छोटी आंत मांसाहारी जंतुओं से बड़ी होती है, बड़ी होती है क्योंकि क्योंकि शाकाहारी जंतु पूर्णतया सेल्यूलोज का पाचन करते हैं। क्या करते हैं? सेल्यूलोज का पाचन करते हैं। और सेल्यूलोज के पाचन में
ज्यादा समय लगता है, लेकिन मांसाहारी पशुओं को भोजन पचाने में कम समय लगता है। ठीक है, और यही कारण है कि शाकाहारी जंतुओं की छोटी आंत मांसाहारी पशुओं की अपेक्षा बड़ी होती है, और पूर्ण आयु वर्ग वाले खरगोश में आंतों की लंबाई मुख्यतः शरीर की लंबाई से 9 से 12 गुना अधिक होती है, और यह लगभग 300 से 350 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना, हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो भाई अगला करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, दांतों में सड़न शुरू हो जाती है तब मुंह का पीएच से कम होता है। 5.7, 5.6, 5.5, 5.4। तो यहां पे देखो 5.7 नहीं होगा, 5.6 भी नहीं होगा, 5.5 बिल्कुल सही होगा, 5.4 भी नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 5.5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दांत का एनमल कैल्शियम कैल्शियम फॉस्फेट बना होता है जब मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है, से कम हो जाता है तो दांतों का सड़न, दांतों का सड़न शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे कौन सा हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दंत वल्क यानी टूथ इनेमल से बना होता है जो एसिड से नष्ट हो जाने पर दांतों के क्षय का कारण बनता है। अब देखो यहाँ पे ए ऑप्शन है अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम क्लोराइड। तो ये क्वेश्चन अभी हमने सोल्व किया था, तो आपको देखते ही पता चल गया होगा कि इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है भाई, कौन सा हो जाएगा? तो देखो हमारा ए नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो बी आपके भी आ रहा होगा कि इसमें बी हमारा सही होगा, क्योंकि जस्ट ये क्वेश्चन अभी हमने यहाँ पे सोल्व किया है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपको ये चीज बताई दी है। ठीक है भाई, यहाँ पे बता दिया मैंने, तो इसीलिए आपको पता चल गया होगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? अभिग्राहक को क्या कहते हैं? बताओ भाई क्या कहते हैं? तो संवेदिक अभिग्राहक, घ्राण अभिग्राहक, रासायनिक अभिग्राहक, रसंवेदी अभिग्राहक। डी बिल्कुल सही होगा, बी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, और सी भी नहीं होगा। कौन सा होगा हमारा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो चलो मैं नोट करवा देता हूं आपको। देखो स्वाद का पता लगाने वाले
अभिग्राहक को रसवेदी अभिग्राहक कहते हैं। स्वाद कलियों में स्वाद कलियों में स्वाद रिसेप्टर कोशिकाएं होती है जिन्हें रसवेदी कोशिकाओं के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, यहां पे कौन सा होगा हमारा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है निम्न में से, अब यहाँ पे इस पेज है, ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। निम्न में से ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, बताओ भाई कौन सा हमारा सही होगा। अब देखो यहाँ पे ग्लूकोज तो नहीं होगा, सार भी नहीं होगा, ठीक है। वसा, वसा बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रोटीन भी हमारा नहीं होगा, है ना। तो वसा ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख खाद्य पदार्थ होता है ना। देखो दूसरा पॉइंट देखो, वसा वसा के अणु ग्रीसलोल तथा वसा अम्ल के संयोग से बनते हैं। एक ग्राम वसा एक ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण पूर्ण ऑक्सीकरण से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। ऊर्जा मुक्त होती है। चलो एक पॉइंट और देख लो, लास्ट वाला। सामान्यतः एक
वयस्क व्यक्ति को 20.30 प्रतिशत ऊर्जा वसा से प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, यहां से भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ध्यान रखना है। ठीक है, यहां पे कौन सा होगा हमारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहां पर होता है भाई, कहां पर होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहां होता है? तो छोटी आंत में होता है भाई। कहां पे होता है? छोटी आंत में होता है। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला देखो। एक जानवर द्वारा निस्सारित किया गया फेरोमोन है। चलो देखते हैं भाई। तो ए ऑप्शन यहां पे देखो, एक ही जाति के जानवरों के बर्ताव पर प्रभाव डालती है। तो इसको चलो ठीक है भाई, टिक करते हैं। लेकिन तीन ऑप्शन और अपने पास में, इनको भी हम देख लेते हैं। बी ऑप्शन है शिकारी जानवरों से सुरक्षित रखता है। शिकारी जानवरों से सुरक्षित रखता है, नहीं भाई, नहीं होगा ये। अपने खाद्य के लिए शिकार को आकर्षित करता है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो यह भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले ही टिक कर दिया था। ठीक है, एक ही जाति के जानवरों के बर्ताव पर प्रभाव डालती है, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, फिरोमोन एक उत्सर्जित उत्सर्जित रासायनिक रासायनिक कारक है जो एक ही प्रजाति के सदस्यों में एक सामाजिक प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया को व्यक्त करता है, व्यक्त करता है। दूसरा पॉइंट देखो इसका, फेरोमेन रसायनों को प्राप्त करने वाले कीटों के व्यवहार को प्रभावित करने प्रभावित करने के लिए स्रावित कीटों
कीटों के शरीर के बाहर काम करने में सक्षम है। ठीक है भाई, पूरा मैंने यहां से डिटेल से बता दिया है। ठीक है, कौन सा होगा यहाँ पे? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? इसके लिए पूछा है, प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो प्रोटीन की कमी से इनमें से कौन सी बीमारी होती है, हमें यह बताना है। तो यहाँ पे क्वासी होकर बिल्कुल सही हो जाएगा भाई, हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा होगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला है, पेय जल आपूर्ति में कोलीफॉर्म की उपस्थिति का लक्षण कौन सा है भाई? अब देखो, ए ऑप्शन यहां पे है फ्लोराइड संदूषण, ए ऑप्शन नहीं होगा। अच्छा, बी देखो फॉस्फोरस संदूषण, तो यह भी नहीं होगा। पानी के स्रोत का खारापन, यह भी नहीं होगा। डी ऑप्शन ही हमारा सही होगा, मानव अपशिष्ट से संदूषण। डी ऑप्शन ही हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा भाई, है ना। पेय जल आपूर्ति में कोलीफॉर्म की उपस्थिति मानव अपशिष्ट यानी मल मूत्र से संदूषण का लक्षण है, जो विशेष रूप से ई कॉलाई की उपस्थिति से निर्धारित होता है। जब प्रदूषित पानी को पीने या खाना बनाने में प्रयोग किया जाता है तो यह हैजा, दस्त, टाइफाइड, अमीबायोसिस और पोलियो जैसे जनहित रोग फैला सकता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमारा मानव अपशिष्ट से संदूषण यानी हमारा कौन सा होगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोटाबोलिज्म यानी चयापचय संबंधित है। तो इसमें देखो 1 पॉइंट, सेकंड और थर्ड, तो इनमें से बताना है कि कौन सा पॉइंट सही है और कौन सा गलत है। देखो, शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रतिक्रियाएं। अच्छा, दूसरा है सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण, तो ये हमारा 1 पॉइंट भी सही होगा और सेकंड भी सही होगा। अब ये देखना है कि जो थर्ड नंबर का है उपचय और अपचय, ये भी सही होगा। तो केवल एक नहीं होगा भाई, 1 और 2 यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों नहीं होगा। केवल सेकंड नहीं होगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों सही हो जाएंगे भाई। कौन से होंगे? तीनों सही हो जाएंगे। इसलिए कौन सा होगा? डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो वो यंत्र क्या कहलाता है? इंडोस्कोप कहलाता है। क्या कहलाता है? इंडोस्कोप कहलाता है। तो इंडोस्कोप यानी हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इंडोस्कोप उपकरण का उपयोग शरीर के आंतरिक अंगों की जांच करने के लिए किया जाता है। उसके बाद में देखो ए ऑप्शन क्या है? ओसिलोस्कोप। ओसिलोस्कोप जो है एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो विभवांतर को समय के सापेक्ष या किसी विभवांतर के सापेक्ष एक ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करता है। उसके बाद में देखो सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का प्रयोग आंख से न दिखने योग्य सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। उसके बाद में है रेडियोग्राफ। रेडियोग्राफ का उपयोग चिकित्सा विभाग में एक्सरे के रूप में की जाती है। ठीक है, यह शरीर के आंतरिक ढांचे को समझने में
सहायता करता है। ठीक है भाई, चारों का मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और चारों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इंडोस्कोप, सी ऑप्शन राइट। चलो, ये लो सब आपका अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है तो यकृत, अमाशय, हृदय, मुंह। ठीक है, तो आपको देखते ही पता चल गया होगा कि पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं भाई हृदय। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हृदय पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसमें होमोडोट दांत पाए जाते हैं? मछली, तेंदुआ, मानव या घोड़ा? ठीक है, मछली हो जाएगा भाई, इसमें कौन सा हो जाएगा? मछली, यानी हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, पाचन तंत्र में मौजूद रस में शामिल होता है, यानी पाचन तंत्र में मौजूद रस किसमें शामिल होता है? तो बताओ भाई, यहां पे हमारा कौन सा सही होगा? तो हमारा यहां पे हो जाएगा भाई HCl, NaCl, HNO3 और KCl। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे कौन सा होगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा ना, HCl बिल्कुल सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। दांत का इनेमल किससे बना है? दांत का इनेमल किससे बना है? दांत के लिए पूछा है तो कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारा? देखो, कैल्शियम क्लोराइड नहीं होगा, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होगा, कैल्शियम सल्फेट भी नहीं होगा, कैल्शियम फॉस्फेट बिल्कुल सही हो जाएगा। राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो मैं आपको लिखा भी देता हूं यहाँ पे। ठीक है, देखो, दांत का इनेमल कैल्शियम, फॉस्फेट का बना होता है। दांत तीन परतों का बना होता है, तीन परतों का बना होता है। ऊपरी परत कठोर होती है, कठोर होती है। ठीक है, इनेमल कहलाती है। क्या कहलाती है? इनेमल कहलाती है, जो मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ भी होता है। ठीक है, चलो अगला करते हैं भाई। दंत वल्क यानी दंत इनेमल किससे बना होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमने पहले सोल्व कर लिया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन किस में पूछा गया है? ग्रुप डी में पूछा गया है। और मैं हमेशा कहता हूं कि जो कॉन्सेप्ट होता है उसको आराम से एक तरीके से पढ़ा करो, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो होता है ना वो हमेशा सेम रहता है, लेकिन क्वेश्चन जो होते हैं सिर्फ लैंग्वेज चेंज होती है, तरीका चेंज होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आपको देखते ही पता चल गया होगा कि किसके लिए पूछा है? दंत इनेमल के लिए पूछा है। किससे बना होता है? तो बताओ भाई, किससे बना होता है? अब आप का आंसर आ रहा होगा कैल्शियम फॉस्फेट। आप देख रहे होंगे बी ऑप्शन में हमारे है। कौन सी ऑप्शन में है? बी ऑप्शन है, कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, ये पहले मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा हमारा? कैल्शियम फॉस्फेट, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है?
चलो भाई अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हमारा दंत वल्क इनेमल, ठीक है, किससे बना होता है, तो वही क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो अभी जो क्वेश्चन हमने सोल्व किया था वो किस में पूछा गया भाई, ग्रुप डी में पूछा गया है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये किस में पूछा गया है, एनटीपीसी में पूछा गया है। अब मैं हमेशा ये बोलता हूं कि कॉन्सेप्ट जो होता है ना हमेशा सेम रहता है, लेकिन लैंग्वेज चेंज होती है, तरीका चेंज होता है कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा कौन सा होगा भाई, ए ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, देखते ही आपको पता चल गया होगा, कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है, क्वेश्चन बीच में हमने सोल्व किया था, तो वहां पे इस तरह का क्वेश्चन हमने सोल्व किया था। ठीक है, तो देखते ही आपको पता चल गया होगा कि इसमें कौन सा हमारा सही होगा। तो यहाँ पे हमारा सभी का आंसर आ रहा होगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, कैलोरीज बिल्कुल सही हो जाएगा भाई हमारा। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो मैं यहाँ पे नोट भी करवा देता हूं। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को, प्राप्त ऊर्जा को कैलोरीज में मापते हैं। चलो दूसरा पॉइंट देखो, सबसे पहले प्रोफेसर निकोलस क्लीमेंट ना ने सन 1824 ईस्वी में कैलोरी को ऊर्जा की इकाई के रूप में परिभाषित किया। अब देखो एक ग्राम जल, एक ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी उष्मा, 1 कैलोरी उष्मा की आवश्यकता होती है। ध्यान रखना, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, पूरा मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, तो ध्यान रखना अगर यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको यहाँ से भी जवाब देना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे और इसके बाद में करेंगे भाई नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।